नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। 12 साल उनको प्रधानमंत्री के पद पर हो गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। 1-to-1 पत्रकारों से ज़रूर बातचीत करते हैं, लेकिन वो विदेश में जाते हैं, वहाँ भी पत्रकारों से बात नहीं करते हैं। और कभी अगर स्थितियाँ ऐसी आएँ कि आमना सामना करना पड़े तो उससे वो दूर रहने की कोशिश करते हैं। और ये बाकायदा इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं विदेशी दौरों में। ये बात अब निकलकर सामने आई है, और निकलकर सामने कहाँ से आ रही है? भारत में जो अमेरिका के राजदूत हैं सर्जेई गोर, वो कह रहे हैं कि G7 पिछले अभी जून में जब बैठक हुई थी G7 की, तो वहाँ पर उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात थी। मुलाकात के बाद मीडिया के लोग भी थे, और ख़ास तौर पर ये भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि उस बातचीत के दौरान मीडिया को तो बुलाया जा सकता है, लेकिन मीडिया को ये कह दिया जाए कि वो सवाल नहीं पूछेगा उनसे। इस बात का खुलासा कर रहे हैं सर्जेई गोर, जो कि यहाँ पर भारत में अमेरिका के राजदूत हैं। और उसको लेकर अब ये बड़ा सवाल उठा हुआ है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सवालों से इतनी दिक्कत क्यों है? सवाल का सामना कहीं भी नहीं करते हैं, लेकिन बोलने में उनका कोई सानी नहीं है। अगर उनको कहा जाए तो 24 घंटे वो बोल सकते हैं। पार्लियामेंट में भी वो भाषण की तरह से बात करते हैं, अपने मुद्दों पर बात करेंगे, सवालों के जवाब नहीं देंगे। लेकिन क्या लोकतंत्र ऐसे ही चलता है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इस पर बात करेंगे। और क्या कुछ और कहा है उन्होंने, जो बहुत सारी बातें मीडिया के बारे में भी कही हैं, उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। और जिस तरीके से अब गोर साहब ने ये खुलासा किया है, हालांकि ये जानते सभी लोग हैं, लेकिन बाकायदा इसके लिए निर्देश दिए जाते हैं, रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई मीडिया को बुला लेना, लेकिन कह देना कि सवाल ना पूछे कोई हमसे। अब ये किस तरह की विश्व गुरु वाली छवि सर पूरी दुनिया में बनाई जा रही है? मतलब क्या विश्व गुरु का जो प्रमुख हो, विश्व गुरु वाले देश का, वो किसी पत्रकार के सवाल का जवाब न दे? बात को जानना जो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का हर आदमी जानता है, हाँ, वो साक्षात्कार नहीं करते, वो कभी भी ओपन इंटरव्यू नहीं देते प्रेस। ये तो सबको पता है, ये तो एवरीबॉडी नोज। और आप जानते हैं 12 साल में एक भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। जो चाहा है वो बोला है, मन की बात बोली है। लेकिन असली इंपॉर्टेंट चीज ये है उन्होंने ऐसा क्यों किया है। मिश्रा जी, जानना यह आवश्यक है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, उन्होंने द्विपक्षीय संवाद क्यों नहीं किया जी, उन्होंने प्रेस का जवाब क्यों नहीं दिया और किसी के प्रश्न का जवाब क्यों नहीं दिया, बल्कि अपने गुर्गे बिठा के ये पूछवाया कि आम आप चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं, आप इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं, आपके चेहरे पे इतनी रौनक क्यों आती है? थकते नहीं है, थकते नहीं है। अच्छा, थकते नहीं। अब आज एक वीडियो प्रचलित हो रहा है, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, वो कार में बैठ रहे हैं, अपनी सीट बेल्ट नहीं पहन पा रहे हैं। जी 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 जी, हाँ। अच्छा, उस कार में एक चारों तरफ उसकी बत्तियां जल रही हैं। अब वो उसको भी कुछ लोग डिकोड कर रहे हैं कि ये बत्तियां गाड़ी में ऐसी इस तरह से चमचमाती बत्तियां तो लगी नहीं रहती हैं। मतलब पहले वो तो आप ये बताइए, देखिए मैंने तो क्योंकि मिश्रा जी अध्यापन किया है, देखिए टीचर्स दो प्रकार के होते हैं। एक टीचर वो आता है जो कि रट के आता है, लिख के लाता है, नोट्स बना के लाता है और क्लास में सुना देता है और अपने स्टूडेंट से कह देता है कि अगर तुमने प्रश्न पूछा या स्मार्ट बनने की कोशिश की जी, तो बेटा मैं तुम्हें इंटरनल में 25 नंबर मेरे हाथ में है, उसमें तुम्हें फेल कर दूंगा। अच्छा, हमारी बात है कि स्टूडेंट टीचर को खुश रखना चाहते हैं, उन्हें नाराज नहीं करना चाहते। मैंने अपने जीवन काल में हमेशा एक सिद्धांत बनाया। पहले मैंने बताया इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, अगले दिन मैंने कहा क्लास के जितने बच्चे बैठे हुए हैं इस टॉपिक के बारे में कोई भी प्रश्न पूछो, और तुम्हारे प्रश्न पूछने से मुझे पता चल जाएगा तुम्हें ज्ञान कितना है। भाई अगर तुम बिल्कुल नीचे का प्रश्न पूछोगे, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल का प्रश्न पूछोगे, मुझे पता चल जाएगा बेटा तैयारी करके नहीं आए हो, ऐसा ही प्रश्न पूछ रहे हो। लेकिन अगर तुम्हारा प्रश्न हाई लेवल का होगा जिससे पता चलेगा कि तुम्हारी प्रिपरेशन पूरी है, क्लैरिटी पूरी है, और उसके बाद हम क्लास में डिस्कस करेंगे। जो तुम प्रश्न पूछोगे मैं जवाब तो दूंगा ही, उसके ऊपर वी विल डेलिबरेट इन द क्लास। यही मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जब मुनिरबा से एमबीए किया था
हमारे टीचिंग का स्टाइल यही था, टीचर नहीं पढ़ाता था, वो एक स्टूडेंट से कहता कल इस टॉपिक पे तुम पढ़ के आओगे और प्रेजेंटेशन दोगे। 1 घंटे की क्लास में आधे घंटे वो प्रेजेंटेशन देता था और आधे घंटे हम लोग डिस्कस करते थे। अच्छा, छात्रों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उनके अंदर एक वो होता है दिमाग में भ्रम कि अगर मैं प्रश्न ज्यादा पूछूंगा तो क्लास फेलोज कहेंगे अच्छा बेटा बड़ा अपने को बुद्धिमान दिखा रहे हो, टीचर की चमचागिरी कर रहे हो। तो ये कोई भेदभाव नहीं भैया, लेट अस डेलिबरेट, लेट अस फाइंड आउट द फैक्ट। और जितना ज्यादा डिस्कशन करेंगे उतना ज्यादा सबका ज्ञानवर्धन होगा। प्रश्न का जवाब न देना और स्टूडेंट्स को प्रश्न न पूछने देना इसी प्रकार की चीज है जी। जैसे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? वो तो बहुत ज्ञानी है, एमए इन पॉलिटिकल साइंस है, और उनको तो देखिए रडार के बारे में पता है, उनको ये भी पता है कि सीवर की गैस से भगोना उल्टा करके उसके अंदर पाइप लगा के उसमें चाय बनाई जा सकती है। उन्हें तो सब पता है, ज्ञानी व्यक्ति, हम भी मानते हैं उन्हें ज्ञानी है। बल्कि वो तो इसरो के जो चीफ वैज्ञानिक हैं उनको भी ज्ञान दे देते हैं, कैसे करो उनके कान में बता देते हैं। वो पुतिन को बता देते हैं, वो शी जिनपिंग को बता देते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को बता देते हैं। जब इतने ज्ञानी हैं तो भैया हमें भी तो एक बार अवसर मिल जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे कर लें, समीरात्मक जी पहुंच जाएं, राजीव जी पहुंच जाएं, प्रशांत टंडन जी पहुंच जाएं। अखिल स्वामी तो चलिए टीचर हैं, वो कोई पत्रकार नहीं है, लेकिन चलिए अगर मुझे अवसर मिलेगा तो मैं भी एक आध प्रश्न पूछ लूंगा। इतने ज्ञानी वक्त से प्रश्न पूछ के अपने ज्ञान को बढ़ाने का अवसर तो मिले मुझे। लेकिन 12 साल में, अच्छा डॉक्टर मनमोहन सिंह एयरप्लेन के अंदर वो अपने पत्रकारों से डिस्कशन कर लेते थे। ये पता रहता था पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में, राजीव गांधी के जमाने में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में एजेंडा क्या था, किस लिए गए और पाया क्या क्या नहीं पाया। बिल्कुल। मोदी जी के जमाने में यही नहीं पता चलता वो क्यों गए थे, किस लिए गए थे, इनाम लेने गए थे, पदक लेने गए थे। फिर पता चलता है 7,500 करोड़ का अनुदान दे दिया और एक पीतल का एक मेडल मिल गया उनको। अच्छा, वो पीतल के मेडल में भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है और वहां डिग्री की स्पेलिंग भी गलत हो जाती है। तो यह देखिए, अब प्रश्न यह है, हम तो देश के नागरिक के तहत अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री से यह जानना चाहते हैं, सर आप गए क्यों थे, देश को क्या मिला? चलिए आपको पदक मिल गया, आपके भक्तों को बड़ी खुशी हो गई कि इतने पदक मिल गए, इस देश से मिल गया, उस देश से मिल गया, चलिए आपको पदक। हमारे देश को, हमारी भारत माता को क्या मिला, ये जानने का अधिकार तो हमको है। आप गए क्यों थे? अच्छा, दूसरा एक और आपने नोट किया होगा, मोदी जी जब भी विदेश यात्रा में जाते हैं अकेले जाते हैं। हाँ। और जहां भी कोई टनल का इनॉग्रेशन करना है, रेल का इनॉग्रेशन करना है, हर जगह अकेले जाते हैं, अकेले झंडा हिलाते हैं, अकेले हाथ हिलाते हैं, उनके अगल बगल कोई दिखाई नहीं पड़ता। बल्कि कई बार तो ऐसी जगह हाथ हिला देते हैं जहां कोई आदमी नहीं होता जी। अब वो किसको हाथ हिलाते हैं, डॉल्फिन को हिलाते हैं या पक्षियों को हिलाते हैं, दैट आई डोंट नो। तो देखिए, ये असली मुद्दा यह है जो देश को जानना चाहिए कि जो ज्ञानी व्यक्ति है, जैसे हमारे जमाने में तो देखिए इतिहास है हमारा शास्त्रार्थ का। शास्त्रार्थ क्यों होते थे जी? जितना ज्यादा डिस्कशन होगा, जितना ज्यादा काउंटर डिस्कशन होगा, आर्गुमेंट्स होंगे, काउंटर आर्गुमेंट्स होंगे, जो आसपास खड़े हुए लोग हैं उनका भी ज्ञानवर्धन होगा और दोनों ज्ञानियों का भी ज्ञानवर्धन होगा। भाई मुझे कैसे पता चलेगा समीर जी कि मेरे में ज्ञान की कितनी कमी है जब तक मैं आपके साथ और राजीव जी के साथ नहीं बैठूंगा? भाई जब पता चलता है ना, जब अमलिंदो बोलते हैं, आप बोलते हैं, प्रशांत बोलते हैं और राजीव जी बोलते हैं, पता चलता है यार ये क्षेत्र के बारे में तो मुझे कोई ज्ञान ही नहीं है। एंड आई विल लर्न इफ आई हियर। और ये भी जानते हैं साइकोलॉजिस्ट, ये कहते हैं बोलने की क्षमता से ज्यादा महत्वपूर्ण है सुनने की क्षमता। बिल्कुल। जैसे राहुल गांधी को आप देखिए, ही इज ए वेरी गुड लिसनर, ही लिसन्स एंड देन ही रिएक्ट्स। एंड ये जब रिएक्शन देते हैं उससे लगता है कि ही हैज लिसन्ड, ये नहीं कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। अरे मोदी जी के साथ जो है वो पूरा सेट नया लग जाता है, वो एक जूते गांठने वाला वहां बैठ जाता है, बिल्कुल कारपेट लगी होती है, उसमें गाय भैंस टहलती होती हैं। बाद में पता चलता है वो तो कोई सीनियर IAS ऑफिसर है जिसे जूता काटने के लिए केवल वो गमछा वमछा पहना के बिठा दिया गया है। तो देखिए ये नौटंकी अब देश समझ गया है। लेकिन ये बात तो सही है जो अल गोर ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। भाई आप देखिए बाइडेन हिंदुस्तान में आए, उनको यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी। अच्छा, अब जो है आपका नॉर्वे में अपमान हो रहा है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, न्यूजीलैंड में हो रहा है, हर जगह पत्रकार आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं और आपको भागना पड़ रहा है। अरे यार,
हाँ, और ये दुनिया भर में ये मैसेज जा रहा है कि इसीलिए आप प्रेस जो फ्रीडम इंडेक्स है उसमें आप इतने नीचे हैं, और यहाँ हम फ्रीडम इंडेक्स बनाने वाले जो है वो हमसे मतलब एक तरीके से ईर्ष्या रखते हैं, वो हमको जानबूझकर इस तरह से, यानी ये पूरी दुनिया में किस तरह से एक निगेटिव मैसेज भारत के बारे में, भारत की पत्रकारिता के बारे में और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में जा रहा है। लेकिन अभी आपने एक जो सवाल एक बात कही थी कि प्रेस जाते हैं विदेश में, अकेले जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। अच्छा, बहुत जगहों पर जहां जाकर वो नारेबाजी होती है वहां ज़रूर इंडियन मीडिया के लोग पहुंचे रहते हैं और मैसेज ये दिया जाता है कि पुराने प्रधानमंत्री ये फिजूल खर्ची करते थे कि पत्रकारों का दल लेकर जाते थे। आपने भी सुना होगा, आपको बहुत सारे लोग मिले होंगे जो मोदी जी के प्रशंसक हैं, उनका ये कहना है कि ये फिजूल खर्ची होती थी और अब उन्होंने मना कर दिया है, इसलिए बहुत सारे अब वो नहीं ले जाते हैं, तो बहुत सारे पत्रकार उनके खिलाफ रहते हैं। लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि ये जो ले जाते थे उनको घुमाने के लिए नहीं ले जाते थे। मोदी जी कोई टूरिस्ट की तरह से नहीं जाते थे कि 20-50 पत्रकारों को भी ले जाएं और घुमाएं, या पिछले जो प्रधानमंत्री रहे हैं ये जाने का, चाहे राष्ट्रपति का दौरा हो, प्रधानमंत्री का, मंत्री का, वो होता ही इसीलिए है जो आप बता रहे हैं कि वहाँ आप गए क्या करने हैं, एजेंडा क्या है, उस एजेंडे पे आपने काम क्या किया और उससे देश को कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा। लेकिन यहाँ तो आरोप जो प्रधानमंत्री पर लगते हैं विपक्ष लगातार लगाता है और कई बार वो चीज़ें खुलकर दिखाई भी पड़ती हैं कि आप देश हित से ज़्यादा आपके हित कुछ और रहते हैं। आप वहाँ किसी देश में आप जा रहे हैं तो यहाँ किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, उद्योगपति को 4 महीने बाद, 2 महीने बाद या 10 दिन बाद ही वहाँ फ़ायदा मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें, इनका यानी जो नैरेटिव भी बनाया जाता है वो किस तरीके से, लेकिन ये ट्रंप के खास हैं सर्जियो गोर, भाई यहाँ पर एम्बेसडर हैं और आने से पहले ही वो कितने ख़ास थे इसलिए इनको भेजा गया, ये बात हम लोगों को पता चली है। उनके ज़रिए ये बात, उनका ये खुलासा करना और पूरा का पूरा उन्होंने उस सिचुएशन को बिल्कुल एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई हैं। ये क्या लग रहा है, कहीं ये जानबूझकर डोनाल्ड ट्रंप ने उनको इस तरह से कहा है, या फिर क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी जब उनको ये पता था कि प्रधानमंत्री ने कहा है, रिक्वेस्ट किया है कि भाई हम पत्रकारों के सवाल का जवाब नहीं देंगे, लेकिन ट्रंप वहीं पूछ रहे हैं कि एनी क्वेश्चन, यानी वो खुद क्वेश्चन के लिए पत्रकारों को इनवाइट कर रहे हैं। तो ये क्या वो जानबूझकर चाहते हैं कि ये इमेज प्रधानमंत्री के जरिए भारत की ये बने पूरी दुनिया में? नहीं, देखिए भारत की दुश्मनी, देखिए भारत से तो दुश्मनी कोई नहीं करना चाहेगा जी। पूरे विश्व का कोई भी देश भारत से इसलिए दुश्मनी नहीं करना चाहेगा या भारत के खिलाफ नहीं होगा क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी का केंद्र है जिसे पिछले 12 साल में बर्बाद कर दिया गया है। देखिए मैं ये मानता हूं कि 2 कारण हैं जिसकी वजह से सर्जियो गोर ने यह बात कही। पहला कारण यह हो सकता है उनको मौसम का अंदाजा हो गया है भारतवर्ष के अंदर जो हो रहा है, उनको यह अंदाजा हो रहा है कि ये गद्दी जाने वाली है जी। और हमारे यहाँ गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से जेन अल्फा ने और जेन जी ने जिस प्रकार का आंदोलन किया, तो ये डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया है कि अब मोदी जी के भरोसे भारत से संबंध नहीं सुधारे जा सकते। अब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है जो 2-4 महीने में नए आ जाएंगे, उनसे संबंध सुधारने के लिए अब डोंट पुट ऑल योर मनी इन दिस पर्टिकुलर पर्सन। या तो कारण ये हो सकता है जी, या जो ट्रेड डील होने वाली है उसमें कहीं कोई तनातनी हो गई है जिससे अमेरिका एक मैसेज दे रहा है बेटा ज्यादा उड़ोगे तो इस तरह के 2-4 स्टेटमेंट और दे देंगे। और ट्रंप खुद ही कह चुके हैं कि मैं चाहूं तो पॉलिटिकल करियर 1 मिनट में खत्म कर सकता हूं, मतलब, और उसका तो ब्लैकमेलिंग हो रही है। जी हाँ, हाँ, ये ब्लैकमेलिंग हो रही है। अच्छा अब आप सोचिए भाई, ये तो हर आदमी जानता है कि फैक्ट है ये मोदी जी प्रेस को फेस नहीं, चलिए आप विदेश मत ले जाइए, हम कह रहे हैं विदेश मत ले जाइए, चलिए विदेश टूर मत कराइए। और आप जानते हैं पत्रकार कैसे खुर्राट हैं। एक पत्रकार साहब ने तो पानी पिलवा दिया था जी, अब उन्होंने कहा दोस्ती बनी रहे करके चले गए। देखिए पत्रकारों को अगर मौका मिल जाए और उन पे सीबीआई ईडी का केस ना हो और अरेस्ट करने के वारंट ना हो, वो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे अच्छे चक्के, और राहुल गांधी से प्रश्न पूछते हैं। बिल्कुल, अरे और राहुल गांधी जवाब भी पिछले प्रधानमंत्रियों से पूछे गए, हमने खुद पूछे हैं सर, और एक से एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिससे कि वो निरुत्तर हो गए हैं। लेकिन ये है कि उन्होंने जवाब दिया और नहीं देना चाहे तो कहे कि हमारे पास नहीं जवाब है। ये कोई ऐसी बात थोड़ी है। लेकिन हाँ, होता क्या है कि आप सवाल जब पूछेंगे तो क्यों जवाब नहीं है, वो भी अपने आप में एक बड़ा जवाब होता है
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ जाती हैं। भाई अब किसी ने पूछ लिया कि आप वहाँ गए हुए थे, उसके जाने के बाद अगर मान लीजिए भारत के किसी उद्योगपति को बड़ा ठेका मिल गया, उसके पहले नहीं मिल रहा था, तो पूछा ही जाएगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की स्थितियों से बचने के लिए अच्छा ये भी है कि 1 to 1 तो पूछ लिया गया, आम कैसे खाते हैं और बनाना कैसे खाते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब 50 पत्रकार खड़े होंगे तो वहाँ सारे लोग तो ये नहीं पूछेंगे ना, कुछ तो ऐसे सवाल भी पूछेंगे जिसका आप जवाब नहीं चाहेंगे। और सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस तो छोड़ दीजिए सर, यहाँ तो पार्लियामेंट में वो सांसदों का सामना नहीं करते। तो ये जो डेढ़ महीने से, हाँ 1.5 महीने से ये जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है जी, और 20 दिसंबर को जो हुआ, भाई आप कल्पना कर सकते हैं कि इतना बड़ा इशू देश के अंदर है और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों संसद के अंदर आते हैं लेकिन सदन के अंदर नहीं आते जी। अच्छा, किसी विदेश में भी नहीं गए, किसी विशेष कार्यक्रम में भी नहीं गए। अच्छा, अब तो स्थिति ये हो गई है, पहले तो विदेश यात्रा में निकल लेते थे, अब लगता है वहां भी रास्ते बंद हो गए, क्योंकि जहां जाएंगे वहां प्रश्न पूछे जाएंगे। भाई हमारे प्रेस को दबा दोगे, ईडी सीबीआई के रेड करा दोगे, वो नॉर्वे की और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के जो प्रेस वाले हैं उनका थोड़ी करा दोगे। भाई देखिए, डोनाल्ड ट्रंप में मिश्रा जी कोई भी कमी हो, डोनाल्ड ट्रंप एक अच्छी बात है, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जी हाँ, मीडिया से रोज बात करते हैं और अच्छा, प्रेस का जवाब देते हैं। उसमें किसी तरह से सिलेक्टिव मीडिया से नहीं बात करते हैं, सबसे वो बात करते हैं, और भले ही झुझला कर वो गाली गलौज तक पे उतर आए, लेकिन बात करते हैं और जवाब देते हैं जी नहीं, वो ठीक है। हाँ। बाकी आप जो करना है करिए। भाई देखिए, मेरे को अपने धर्म का पालन करने दीजिए, आप अपने धर्म का पालन कीजिए। भाई पत्रकारों का काम ही प्रश्न पूछना है भाई। अच्छा, वही राहुल गांधी के जब मुंह में वो माइक घुसड़ रहे थे, उन्होंने कहा यार ये तो 20 लोग हमारे माइक में घुसड़ रहे हो, और जब अमित शाह साहब के बगल में माइक ही नहीं तुम्हारे हाथ में, ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम उनके खरीदे हुए गुलाम हो। लेकिन चलिए, अमित शाह जी, ये भी अच्छी बात है, गोदी मीडिया पे पलट रहा है। जो जयपुर के स्कूल के अंदर का दृश्य दिखाई पड़ा, पता चला कि एबीपी न्यूज वाले भी अंदर घुस घुस के पूछ रहे हैं, तो पलट रहे। सब धीरे धीरे पलटेंगे क्योंकि हवा बदल गई है जी। और ये बात सबको पता चल गई है। लेकिन सर्जियो गोर ने जो ये सेंटेंस कहा है, इसका मतलब ये है कोई ऐसी गोट फंसी है जिसमें अमेरिका भारतवर्ष को ब्लैकमेल कर रहा है। देखिए, भारत को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। यू लव इट और हेट इट, नोबडी कैन इग्नोर इंडिया। कारण भाई चाइना भी इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी भारतवर्ष से काफी को डिपेंडेंट है। हम अपना तो कुछ बना ही नहीं रहे। मोदी जी के जमाने में 12 साल से हम क्या बना रहे हैं भारत में, सबको तो चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी इकोनॉमी तो चल रही है हमारे काफी हद तक हमारे बलबूते पे। अच्छा, हमने पूरी तरह से सारा मैन्युफैक्चरिंग जो है चाइना को दे दिया है, अपनी इंडस्ट्री को बंद कर दिया है, या तो अडानी जी को दे दिया है या चाइना को दे दिया है। अडानी जी और चाइना के भी बहुत सारे ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी चल रहे हैं। तो देखिए, सीधी सी बात यह है, हमें मतलब नहीं है मोदी जी से, राहुल जी से, किसी से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है अपनी भारत माता से, और भारत माता का नुकसान हो रहा है। जो आदमी प्रश्नों का जवाब नहीं देता, जो ओपन बात नहीं करता, प्रेस से बात नहीं करता, जहां भी विदेश में जाएगा पत्रकार इनको परेशान करेंगे, जिससे हमें ठेस पहुंचेगी। क्योंकि आज वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो अगर या तो पत्रकारों का जवाब दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, नहीं तो पद से हट जाएं। कोई एक ऐसे आदमी को बैठा दें जो रोज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और प्रश्नों का जवाब दे, क्योंकि हमारी जिज्ञासा का शांत होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। और एक चीज़ और सर, जो गौर ने बात कही है इसमें इंडियन मीडिया को लेकर, कि मैं जब घर से काम धाम अपना करके आता हूं घर पर, तो मैं टीवी देखता हूं, और 6 से लेकर 6 बजे के बाद वहां जिस तरीके से चीज़ें होती हैं, मतलब एक तरह से अगर कहा जाए, उन्होंने जो जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है टेलीविज़न चैनल्स को, कि वो 6 बजे के बाद एक जोकरों का एक फोरम अड्डा बन जाता है, इस तरीके से। मतलब ये सारी चीज़ें, हालांकि उन्होंने तो आज कहा है, वो तो बहुत पहले से दिखाई पड़ रही हैं कि हमारे मीडिया ने क्या कुछ किया है, उसकी कितनी भूमिका रही है इस देश के निर्माण में, ख़ास तौर से 2014 के बाद। लेकिन ये इस तरह के बयान, इस तरह के विदेशी जो अधिकारी हैं, विदेशों में रहने वाले पत्रकार हैं, उनका इंडियन मीडिया के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह का जो आकलन है, ये सारी चीज़ें देश के लिए कितनी नुकसानदायक हैं, कितनी घातक हैं, ये सोचने वाली बात है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि आज के तारीख में, भाई आप सोचिए, जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और पत्रकारों ने वहीं मिसाइल चला दिए, वहीं पे रॉकेट चला दिए, वहीं रावलपिंडी और लाहौर और सिंध सबको कब्जा करा लिया, सेना अंदर तक पहुंच गई, मुनीर जो है जेल के अंदर हो गया, मास्टर स्ट्रोक हो गया, पाकिस्तान पे हमारा कब्जा हो गया, पीओके टूट गया। अरे देखिए,
इसीलिए कहते हैं सच जो है बोलना चाहिए, क्योंकि इतिहास याद रखा जाएगा। और जब ये सरकार पलटेगी तो ये गोदी पत्रकारों से पूछा जाएगा, ये तुमने झूठ क्यों कहा था, देश की छवि क्यों खराब की। क्योंकि आज अगर विदेशी मेहमान हमारे देश के बारे में, भाई हमारे देश के पत्रकारों की ही नहीं मिश्रा जी, चुनाव आयोग की भी ऐसी प्रतिष्ठा थी। हाँ हाँ बिल्कुल, कि लोग हमारे चुनाव, टीएन शेषन का नाम पूरे वर्ल्ड में लोग जानते हैं, केवल हिंदुस्तान में नहीं। आज की तारीख में स्थिति क्या है? आज के तारीख में यह हालत हो गई है कि मतलब चुनाव आयोग की किसी की कोई प्रतिष्ठा नहीं बची है। अच्छा, ये जो बच्चों का आंदोलन चल रहा है उससे अब और कलई खुल रही है। अभी तक तो ये था सब चीजें दबी हुई थी दरी के अंदर। वहां देखा आपने हर स्कूल, अरे मैं एक और स्कूल देखा मैंने केरला का जी, केरला में इतना सुंदर स्कूल है, बड़ा वायरल हो रहा है वो। अच्छा है भी वहां बहुत सारे ऐसे स्कूल, ये वायरल तो आज हो रहा है। जी होने चाहिए, होना चाहिए। भाई देखिए, ये बच्चों को प्रोत्साहन अगर मिले, खेलने का मैदान मिले, अच्छी शिक्षा मिले, वहां फल फूल लगे हुए मिले। भाई हमने भी बचपन में जीआईसी इलाहाबाद में पढ़े हैं, हमने बिल्कुल बड़े बड़े मैदान देखे हैं, बिल्कुल आनंद, बढ़िया टीचर्स, बढ़िया पढ़ाई। अब टीचर्स आएंगे नहीं क्लास में, गंदगी होगी, टॉयलेट बदबू वाले होंगे। अच्छा, एक और आजमगढ़ का आ रहा है मिश्रा जी, एक मुसलमान ग्राम प्रधान ने ऐसा स्कूल बनाया है, आप देखिएगा वीडियो उसका, इतना सुंदर। इसका मतलब अगर विधायक चाहे, अगर प्रधान चाहे, अगर सरपंच चाहे तो अपने क्षेत्र के स्कूलों को, लेकिन स्कूल की 12 साल से कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह गई। ऐसे ऐसे स्कूल आपको दिखाई पड़ रहे हैं जिसके अंदर कुछ है ही नहीं। मतलब कैसे उसको स्कूल, आज संजय सिंह का एक स्टेटमेंट में देख रहा था, वो फोटो दिखा के कह रहे थे स्कूल का, ये स्कूल आपको दिखा दीजिए, आप ढूंढ के दिखा दीजिए स्कूल का है ना, बोर्ड में कोई लिखा हुआ है, दीवारें टूटी हुई हैं, प्लास्टर गिर रहे हैं, बिल्कुल बुरी हालत है। और कहते हैं हमने शौचालय बना दिया, शौचालय बना दिया। एक सर्वे करा लीजिए सरकारी बेसिक और डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल और जो हायर सेकेंडरी स्कूल है उनके टॉयलेट की फोटो का केवल आप सर्वे करा दीजिए, 99% ऐसे आपको टॉयलेट्स मिल जाएंगे जिसके अंदर आप जाने की हिम्मत नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये तो चीज़ें ही हैं। लेकिन हाँ, जो आप बात कह रहे हैं कि जब इस जेन जी जिस तरीके से अब आया है सड़कों पर, तो ये सारी चीज़ें दिखाई भी पड़ रही हैं और उन पर सरकारों को एक्शन भी लेना पड़ रहा है। अभी राजस्थान सरकार ने आदेश फरमान तो जारी कर दिया कि कोई रिपोर्टिंग नहीं हो सकती, लेकिन अब वो स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ 600 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जो वास्तव में जिनको बहुत ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, बहुत ख़राब स्थिति में है, और उनको अब हम सुधारेंगे। तो ये बदलाव की ओर तो दिखाई पड़ ही रहा है। लेकिन अब एक ये भी सवाल है कि प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप उनके बड़े गहरे मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, सब कुछ है, लेकिन अपने दूसरे कार्यकाल में जिस तरीके से शुरू से लेकर अब तक, चाहे वो टैरिफ लगाना हो, चाहे भारत के लोगों को इतनी बेइज्जती के साथ भेजना हो, या फिर प्रधानमंत्री को लेकर टिप्पणियां करनी हो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कहाँ मतलब ऐसी टिप्पणियां कि प्रधानमंत्री उसका जवाब देने से बचते रहें, ये कैसे दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके बीच में बड़ी अच्छी दोस्ती है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप भी 1-2 बार कह चुके हैं कि हाँ हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, लेकिन ये मित्रता का ये कौन सा लेवल दिखाता है दोनों के बीच में? देखिए मिश्रा जी, दो आदमियों के बीच की मित्रता ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इंटरनेशनल, ये राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी ने ये प्रयागराज के अंदर कहा मित्रता है। देखिए, जब इंटरनेशनल लीडर्स आपस में मिलते हैं तो ये उनके दिमाग में होता है अपने देश को फायदा कैसे पहुंचाना है। हाँ बिल्कुल, वहां मेरी मित्रता इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट टाइम द नेशनल इंटरेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। अमेरिका का राष्ट्रपति मिलता है अमेरिका का फायदा पहुंचाने के लिए, भारत का प्रधानमंत्री मिलता है भारत का फायदा पहुंचाने के लिए। अब अपनी व्यक्तिगत मित्रता के लिए अगर राष्ट्रीय हित को आप समझौता कर लेंगे, उनका समर्पण कर देंगे, आप जो है 100% टैरिफ में भी कुछ नहीं बोलेंगे और वो सारा ट्रेड डील जो होगा वो भारत के विरुद्ध हो जाएगा, भारत के नुकसानदायक हो जाएगा, तो आपकी मित्रता को चाहते हैं क्या? देखिए, प्रश्न ये है, देखिए मित्रता इज नॉट इंपॉर्टेंट, किसकी किससे मित्रता है। आपकी इटली के प्राइम मिनिस्टर से मित्रता है, जापान की प्राइम मिनिस्टर को आप अपनी बहन कहते हैं, इजराइल को फादरलैंड कहते हैं, इससे हमें मतलब नहीं है। क्या और हमें मतलब यह है मेरी भारत माता को फायदा होता है कि नुकसान होता है। 12 साल से मैं देख रहा हूं, या तो फायदा होता है अडानी जी को,
और नुकसान होता है मेरी भारत माता को। भाई जितना डिसेंट्रलाइजेशन होगा, जितने ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्टों को मौका मिलेगा, जितना नए नए युवाओं को मौका मिलेगा, उतने ज्यादा रोजगार पैदा होंगे, उतने ज्यादा पूंजीपति पैदा होंगे। 12 साल में आपने केवल एक ही पूंजीपति को बढ़ते देखा, बाकी सबको गिरते हुए देखा है। ऐसे कैसे आपकी दोस्ती का हम क्या करें? दोस्ती का भी, और दूसरे ये है कि आप जो सबका साथ सबका विकास, तो वहाँ भी उद्योगपतियों के विकास में भी कोई इस पैमाने का, पैरामीटर का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और दूसरी ओर क्या हो रहा है देश में, सरकार क्या कर रही है, सवाल भी नहीं पूछा जाएगा और बताया भी नहीं जाएगा, और सवाल पूछने वालों को कैसे सप्रेस किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। और फिर आप कहेंगे कि हमारे देश में टू मच डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र कुछ ज़्यादा है, इसीलिए विकास नहीं हो पा रहा है, और आप दावा करते हैं कि अब 2047 में हम विकसित भारत बन जाएंगे। खैर, वो दावे और वो सारी चीज़ें तो अपनी जगह हैं, लेकिन अब 12 साल के बाद अब सरकार को जवाब देना मुझे लग रहा है कि मुश्किल पड़ता जा रहा है सर, क्योंकि अब कोई इस तर्क पर को सुनना नहीं चाहता है कि 70 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले, 30 साल पहले क्या कुछ हुआ, किसने क्या किया। अब लोग सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि भैया 2014 के बाद से अब तक आपने जो किया है उसी का हिसाब दे दीजिए, बाकी जाने दीजिए। ये लग रहा है। देखिए, असली मुद्दा है कि कुछ लोग गोदी मीडिया को सुना करते थे जी। आपने देखा कि आजकल यूट्यूबर्स के व्यूज तो बढ़ गए हैं बहुत ज्यादा, और गोदी मीडिया का बिल्कुल बंद होने की नौबत आ गई है। आप ये भी देख रहे हैं कि जब से छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ है, छात्रों ने अपना जिम्मा उठा लिया है सोशल मीडिया का। इंस्टाग्राम के अंदर लाखों लाखों करोड़ों ऐसे ऐसे लोग वायरल हो गए हैं, और उनका नाम पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रचलित हो गया। क्या विदेशी इंटरनेट में भारत के यूट्यूबर्स को नहीं सुन रहे हैं, पत्रकारों को नहीं सुन रहे हैं, केवल गोदी मीडिया सुन रहे हैं, इसीलिए गोदी मीडिया पलट रहा है। देखिए, सीधी बात यह है कि अगर आप बोलेंगे तो आपको कम परेशानी होगी, नहीं बोलेंगे ज्यादा परेशानी होगी। अभी तक क्या हो रहा था? दबंग डर था, डर की वजह से नहीं बोल रहे थे लोग, सबको डराया जाता था गाली से, मार के, पीट के। अब मुश्किल ये हो रही है, और डर हो गया खत्म। आज किसने खत्म किया? खत्म किया बच्चों ने। देखिए, हमें आपको तो पीट सकते हैं, हमें आपको तो पीट सकते हैं, अब 12-14 साल के बच्चे तो पीट नहीं पाएंगे भाई, उन्हीं के तो बच्चे हैं। अब आपने देखिए, असम की मंत्री की लड़की ने मोदी जी का अपमान कर दिया। बिहार की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की लड़की ने जो है अपमान कर दिया, और वो कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि वो कहती हैं ये जनरेशन हमारे हाथी में नहीं है। तो कहती है कि लॉजिकल है, हम अपने दोस्तों के साथ रहेंगे। तो ये जो ब्रदरहुड वाली स्थिति है, और ये जनरेशन 50% है देश की पॉपुलेशन का, तो जब तक ज्ञानेश कुमार गुप्ता बेईमानी न करा दे प्रचंड, लेकिन अगर प्रचंड बेईमानी भी करेंगे तो जैन अल्फा और जैन जी छोड़ेगा नहीं। फिर पता चला कि वो चुनाव आयोगी को घेर लेगा। अब वो सूरी साहब हैं, 3-3 देशों में वो एम्बेसडर, फरहाद सूरी के घर में घुस गए, क्या परेशान कर दिया। वो भाई नहीं, मतलब उनका वोटर लिस्ट से नाम ही गायब है। उनसे कहा जा रहा है कि अरे उनके नहीं उनके फरहाद सूरी के यहाँ लोग घुस गए। हाँ, फरहाद सूरी जो यहाँ पे वो थे मेयर, उनके घर में परेशानी किया। फिर वो अभिजीत दीपिका पे FIR लिखा दी, फिर वो अशोक रांका को पीट दिया, उनके लोगों को पीट दिया। ये अभी गुंडागर्दी, ये सोच रहे हैं आतंक से लोगों को डरा देंगे। ये महात्मा गांधी का देश है महाराज। ये महात्मा गांधी ने पूरे विश्व को सिखाया है हिंसात्मक गांधीवादी तरीके से। गोडसेवादी लड़ नहीं सकते गांधीवादियों से, क्योंकि करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में जब जनता निकलती है, 20 तारीख को पता चल गया, पैलेट गन चलानी पड़ी, AK-47 चलानी पड़ी, और वो चलाने से ही आज ये स्थिति हो गई है कि संसद के अंदर प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर आ नहीं पाए। बिल्कुल, उसका आ नहीं पाए, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत मुश्किल है कि शीत सत्र में भी सामना कर पाएं। आखिरी दिन जिस तरीके से, और तो और आखिरी दिन से ठीक पहले जो गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया कि मैं तो सारे सवालों का जवाब देने को तैयार हूं, उनकी अपनी जो भावभंगिमा थी वो भी बता रही थी कि पूरे प्रकरण से कितना डरे हुए हैं और कितने विचलित हैं, वो साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन फिर भी अभी भी सरकार बहुत चेतेगी, या इन पर बहुत ध्यान दे रही है, या विपक्ष की कद्र कर रही है, जेन जी की कद्र कर रही है, ऐसा कुछ बहुत समझ में आ नहीं रहा है। क्योंकि शिक्षा में सर जो मंत्री का इस्तीफा तो ले लिया गया धर्मेंद्र प्रधान का, लेकिन जो NTA है उसी तरह से अपना काम कर रही है, उसी तरीके से वहाँ पेपर आउट हो रहे हैं, पेपर कैंसिल हो रहे हैं, यानी कार्यशैली में कोई बदलाव तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। नहीं, वो आएगा। देखिए, आप समझ नहीं पा रहे हैं, जो राहुल गांधी ने कहा है, इनको नींद नहीं आ रही है रात में। आप इनको
ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। बेचारे डरे हुए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, सारा पैसा तो इन्होंने नहीं, डरे हुए हैं सर, वो डरे हुए हैं, वो तो समझ में आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि इनकी वर्किंग में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। अब नहीं आएगा। देखिए कैसे आएगा, अब ये बताइए कैसे आएगा। अगर ये मान लीजिए शिक्षा अच्छी देंगे और फिर मान लीजिए एग्जामिनेशन करा देंगे, कंपटीशन करा देंगे, ये सरकारी नौकरी देना ही नहीं चाहते। इनका मकसद यह है कि सरकारी नौकरी अगर देंगे तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। भाई आप सोचिए, 1 करोड़ लोगों को अगर नौकरी दे दी गई, कितनी तनख्वाह जाएगी? फिर ये जो फिजूल खर्ची होती है, विदेश यात्रा में घूम रहे हैं, 14,000 करोड़ का हवाई जहाज, 16 करोड़ की गाड़ी और 5 ड्रेस बदलना, ये हो पाएगा क्या? भाई असली जो ये सारा सब पूंजीपतियों को दिया जाए, प्राइवेटाइज क्यों कर रहे हैं? जिससे प्राइवेट अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाए। भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्यों मिक्स इकोनॉमी बनाई थी कि सरकारी संस्था भी हो, पीएसयूज भी हो और प्राइवेट भी हो। अब इन्होंने सारे चीज को प्राइवेटाइज कर दिया। भाई आप ये बताइए, प्राइवेट सेक्टर में आप नौकरी करेंगे, अब कोल माइन है मान लीजिए जी, एक है मान लीजिए कोल इंडिया और एक है अंबानी जी की कोल माइन। कोल इंडिया का जो मजदूर है वो 70,000 से कम नहीं कमाता होगा क्योंकि सरकारी नौकर है जी, और अडानी जी के यहां वो 15,000 कमाता होगा। भाई लोग इसीलिए तो सरकारी नौकरी पीछे भागते हैं। और क्या, सरकारी नौकरी में स्थायित्व है। भाई 50-60 हजार से कम तो किसी की तनख्वाह है ही नहीं, और 50-60 हजार प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़े अधिकारी की नहीं है। अब ये प्राइवेटाइज आप कर देंगे तो सरकारी खर्चे कम हो जाएंगे और पैसा उड़ाने को मिलेगा। वो पैसा उड़ा दीजिएगा, कहीं मोरक्को चले गए, कहीं मैक्सिको चले गए, 10,000 करोड़ यहाँ दे दिया, 20,000 करोड़ वहां दे दिया साहब। और जैसे कि कोई बड़े वर्ल्ड के रिच कंट्री के प्रधानमंत्री आए और एक पीतल का मेडल खरीद लिया। जी बिल्कुल, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि उसको सोचना पड़ेगा और उस पर विचार करना पड़ेगा, नहीं तो उसका नतीजा अब दिखाई पड़ रहा है कि आप मार पीट कर भी उनको नहीं सुधार सकते हैं। मार पीट खाने को, उसका सामना करने को वो जनरेशन बिल्कुल खड़ी है, तैयार है। जंतर मंतर पर सब कुछ देख लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, बातचीत के लिए। और अब देखते हैं कि क्या होता है, कि किस तरीके से देश की एक कहा जाए कि बदनामी पूरी दुनिया में हो रही है, उसकी भी कोई जिम्मेदारी लेगा या नहीं लेगा, और ऐसा क्यों हो रहा है कि आप सवालों का सामना न तो अपने देश में कर सकते हैं न बाहर कर सकते हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है? ये सवाल भी देश की जनता पूछ रही है, लेकिन जिससे पूछ रही है उसको जवाब देना नहीं है। पर उम्मीद है कि जवाब मिलेगा। हो सकता है कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें, लोगों के सवालों का जवाब दें, और जब विदेशों में जाएं तो वहाँ भी सवालों के जवाब दें। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।